So, dear students, welcome again in this lecture room. So, as you know that we are discussing this topic sexual reproduction in flowering plants. तो मेरे ख्याल हमने शायद 15 लेक्चर दिए हैं इस पर. तो हमने सारे जो भी इसमें सब हेडिंग्स आते हैं, तो पहले इसमें हमने, मैं आज आपको थोड़ा ब्रीफ दूँ इस पर. पहले इसमें हमने इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन के बारे में बता दिया. रिप्रोडक्शन क्या होती है. तो उसके बाद टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. तो उसके बाद फ्लावर हमने पढ़ा. फ्लावर हमने डिस्क्राइब किया, हालांकि हमने लैब में भी डिस्क्राइब किया, तो यहाँ भी हमने क्लास में भी डिस्क्राइब किया. तो उसके बाद हमने जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे हम स्टेमन कहते हैं, ये हमने डिटेल में पढ़ा. इसमें तो एंथर आता है, तो वो एंथर हमने उसका स्ट्रक्चर अच्छी तरह डिस्कस किया. तो एंथर में हमने वो मेल गैमेटोफाइट, या जिसे हम पोलन ग्रेन कहते हैं, पोलन ग्रेन, तो वो भी हमने इसमें डिस्कस किया. तो या मैं कहूँ और एक टॉपिक इसमें आता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. तो ये भी हमने इसमें डिटेल में पढ़ लिया. तो उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज कॉल्ड एज कार्पल, तो वो भी हमने डिस्कस किया. इसमें पार्ट्स ऑफ कार्पल, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. तो उसके बाद हमने ओव्यूल स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, टाइप्स ऑफ ओव्यूल, वो हमने डिस्कस किया. तो उसके बाद हमने फीमेल गैमेटोफाइट, या जिसे हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं, एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट, उसका डेवलपमेंट, उसका स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ा. तो या उसमें बाद में हमने पॉलिनेशन हमने इसमें डिस्कस किया. पहले इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, उसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, उसके बाद फैक्टर्स, चाहे वो एबायोटिक फैक्टर्स हो, बायोटिक फैक्टर्स हो, वो हमने डिटेल में पढ़ लिया. तो ज़्यादातर सिट्रस हमने विंड पॉलिनेशन पर दे दिया, वाटर पॉलिनेशन पर दे दिया. उसके बाद इंसेक्ट पॉलिनेशन, उस पर हमने ज़्यादा सिट्रस यहाँ पर दिया, जो आपकी एनसीईआरटी में है भी. तो इसलिए मैंने फोकस ज़्यादातर आपकी एनसीईआरटी जो है उस पर ज़्यादा दिया, क्योंकि आपका नीड जो है इट इज़ बेस्ड ऑन एनसीईआरटी पैटर्न. तो कभी कभी मैंने इससे बाहर भी मैं गया, ताकि कल अगर आपका बोर्ड एग्ज़ाम आए तो वहाँ पर भी आप आंसर दे सकते हैं क्वेश्चन का. तो पॉलिनेशन के बाद हमने पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स, यानी पॉलिनेशन के बाद होता क्या है, उसमें हमने पोलन पिस्टल इंटरेक्शन पढ़ लिया. तो उसके बाद फर्टिलाइजेशन पढ़ा, ट्रिपल फ्यूजन पढ़ा, डबल फर्टिलाइजेशन, वो हमने पढ़ा इसमें. तो उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन एक तो होता है पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स, एक तो होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. यानी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, उसमें हमने पढ़ लिया डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म के टाइप्स जो हैं, सेलुलर, न्यूक्लियर एज वेल एज हेलोबियल. तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, ये सारा का सारा हमने पढ़ लिया. तो उसके बाद हमने फ्रूट, ये पढ़ा, फ्रूट का स्ट्रक्चर, जो हमें कल ही शायद लेक्चर दिया था, परसों शायद लेक्चर दिया था, फ्रूट का स्ट्रक्चर, फ्रूट के टाइप्स, ये हमने पढ़ लिया. उसके बाद सीड, तो सीड ये भी हमने पढ़ लिया, सीड कैसे बनता है, सीड को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे. तो यहाँ तक जो भी पार्ट्स या हेडिंग्स इस टॉपिक में आती है हमने कंप्लीट कर लिया. तो आज का टॉपिक जो है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियन, ये आज इस टॉपिक का आखिरी मेरे ख्याल में लेक्चर होगा. तो ये हम डिस्कस करेंगे. तो जो आज तक मैंने ये टॉपिक्स पढ़ाए हेडिंग्स, तो अगर मैं उनमें कोई इंक्वायरी हो, कभी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप वो घर में देख सकते हैं, आंसर करो, पिन पॉइंट करो, प्लीज़ कॉल मी. तो या कल क्लास में मुझे बताओ, हम वो डिस्कस करेंगे. तो आज के लेक्चर में हम जो है एपोमिक्सिस, पहले हम टर्म को देखेंगे, एपोमिक्सिस होती क्या है. अगर आप देखेंगे, हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ी, याद है, जब फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ी, तो फर्टिलाइजेशन में मैंने बताया, जब पोलन ट्यूब, यहाँ पर मान लो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो दिस इज़ ओवरी. तो यहाँ पर मैंने बताया, यहाँ पर ओव्यूल होता है नीचे, तो इस ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक होता है अंदर से, ठीक है. तो इस एम्ब्रियो सैक में यहाँ पर सेल्स होते हैं, चाहे सिनर्जिड्स हो, एग हो, एंटीपोड्स हो. तो पोलन ट्यूब यहाँ से आता चल के सीधे इस ओव्यूल में जाता है. तो ओव्यूल के बाद वो इस एम्ब्रियो सैक में जाता है, जहाँ वो अपने कंटेंट मेल गैमेट्स उसमें एंटर करा देता है या डिस्चार्ज करता है. तो उसके बाद हम ये जो एग है,
तो एग के साथ एक स्पर्म मिलती है, दैट गिव्स राइज जाइगोट, ठीक है, दैट गिव्स राइज जाइगोट। तो उसे हम सिनगेमी कहते हैं, उसे हम फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो दूसरा स्पर्म जो इस यहाँ आता है तो वो जो सेंट्रल सेल है इसके साथ फ्यूज़ होती है, तो यहाँ पर इसे हम ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं, ये हमने पढ़ लिया। तो प्रोडक्ट यहाँ फार्म दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी एंडोस्पर्म, ये नॉर्मल प्रोसेस होती है, क्लियर। तो इसे हम एम्फीमिक्सिस भी कहते हैं, ये आप पॉइंट नोट कर लो। दिस फर्टिलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड एज एम्फीमिक्सिस, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज एम्फीमिक्सिस। यहाँ पर दो प्रोसेस होते हैं, वन इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, एंड एम्फीमिक्सिस में क्या होता है, नंबर वन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेट्स बनते हैं यहाँ पर, चाहे वो मेल गैमेट हो या फीमेल गैमेट हो। तो दूसरा पॉइंट है उनका फ्यूजन होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ये दो प्रोसेस होते हैं नॉर्मल फर्टिलाइजेशन में, तो इसको हम एम्फीमिक्सिस भी कहते हैं। तो यहाँ का प्रोडक्ट क्या होता है, जाइगोट, ठीक है। जाइगोट तो बाद में एम्ब्रियो देता है, जो आज तक हमने पढ़ लिया। दिस इज नॉर्मल प्रोसेस या नॉर्मल फर्टिलाइजेशन। तो कभी कभी क्या होता है, ये तो ओव्यूल जो होता है यहाँ पर, अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया उस ओव्यूल में बहुत से टिश्यूज़ होते हैं, बहुत से पार्ट्स होते हैं। एक तो इस ओव्यूल का कवर है, तो दैट कवर इज कॉल्ड एज इंटीग्यूमेंट, दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्यूमेंट, जो ओव्यूल को कवर कर देता है। बाद में जब सीड बनता है तो इसको सीड कोट इसी से बनता है, ये मैंने कल डिस्कस किया डिटेल में। जब इस ओव्यूल से सीड बनता है तो सीड का कवर जो है, जिसे हम सीड कोट कहते हैं, वो इन्हीं इंटीग्यूमेंट से आता है। तो ये इंटीग्यूमेंट्स होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूसिलस, न्यूसिलस, ये आप पॉइंट नोट कर लो। वन तो इंटीग्यूमेंट, सेकंड इज न्यूसिलस। न्यूसिलस इज ए न्यूट्रिटिव मटेरियल और न्यूट्रिटिव टिश्यू, ये होता है इसमें। थर्ड थिंग, इसमें एंडोस्पर्म भी होता है, एंडोस्पर्म, ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया एक तो ओव्यूल होता है, ओव्यूल फार्मस सीड, है ना। तो ओव्यूल फार्मस सीड, ये तो ओवरीवाल फार्मस फ्रूट, ये नॉर्मल प्रोसेस है। तो इसके साथ यहाँ पर तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक तो एंडोस्पर्म, इंटीग्यूमेंट और न्यूसिलस। होता क्या है, इंटीग्यूमेंट जो है कभी ये इसकी फंक्शन क्या है, टू फार्म सीड कोट, ठीक है। नॉर्मल प्रोसेस जब होगी इसकी फंक्शन क्या है, टू फार्म सीड कोट। तो ये एंडोस्पर्म जो है इसकी नॉर्मल फंक्शन क्या है, टू गेट कंज्यूम टू गिव नरिशमेंट टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो इसमें एम्ब्रियो बनता है जाइगोट से, तो एम्ब्रियो को नरिशमेंट ये एंडोस्पर्म करती है, क्लियर। तो बाद में एंडोस्पर्म कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनमें टोटल कंप्लीट कंज्यूम होती है, लेकिन कुछ में थोड़ा बचती भी है एम्ब्रियो बनने के बाद भी। तो उन सीड्स को कल मैंने बताया एंडोस्पर्मिक सीड्स या एल्ब्यूमिनस सीड्स। अगर आपको याद होगा कल मैंने बताया सीड्स, दे आर टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड एज एल्ब्यूमिनस सीड्स, दीज आर कॉल्ड एज एंडोस्पर्मिक सीड्स। यानी जब एम्ब्रियो बनता है तो एम्ब्रियो बनने के बाद ये जो एंडोस्पर्म या तो एक कंप्लीट कंज्यूम होगी या उसमें कुछ बचेगा। तो अगर इसमें कुछ बचा रहा तो उस सीड को हम क्या कहेंगे, एल्ब्यूमिनस सीड या एंडोस्पर्मिक सीड। लेकिन कुछ सीड्स ऐसे भी होते हैं जहाँ में ये एंडोस्पर्म कंप्लीट कंज्यूम होता है, तो उसमें एंडोस्पर्म कुछ नहीं बचता है। सो दे आर कॉल्ड एज नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूमिनस, या ये कभी भी ऑब्जेक्टिव भी आता है, कल मैंने डिस्कस किया। मैंने कह रहा हूँ कि नॉर्मल प्रोसेस क्या है। तो ये न्यूसिलस जो है, दिस इज आल्सो, जो मैंने आपको भी बताया, दिस आल्सो न्यूट्रिटिव टिश्यू, ये भी कंज्यूम होता है क्योंकि इसका काम जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये कभी कभी कंज्यूम होने के बाद भी कुछ अमाउंट यहाँ रहता है। जो न्यूसिलस टिश्यू है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के बाद भी, एम्ब्रियो डेवलपमेंट बनने के बाद भी कुछ अमाउंट यहाँ पर बचता है, तो उसको हम कहते हैं, उस सीड को हम कहते हैं पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म, या उस टिश्यू को हम क्या कहेंगे यहाँ पर, ये पॉइंट आप नोट कर लो, पेरिस्पर्म, या एंट्रेंस में एज ऑब्जेक्टिव आता है पेरिस्पर्म, या बोर्ड में भी आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय पेरिस्पर्म, एंड दिस रेफर्स टू
persistent, आप ये लिखो, this refers to persistent nucleus. persistent nucleus, persistent nucleus, यानी जब न्यूक्लियस बचेगा तो उसको हम कहेंगे पेरिस्पर्म। क्लियर? तो ये इंटीग्यूमेंट मैंने बताया, ये सीड कोड बनाता है, न्यूक्लियस कंज्यूम होता है, बचता है, दैट इज कॉल्ड एज पेरिस्पर्म। तो एंडोस्पर्म कभी कंज्यूम होता है या कभी बचता है, दैट इज कॉल्ड एज एंडोस्पर्म और एल्ब्यूमिनस। क्लियर? ये नॉर्मल प्रोसेस है। तो इसे हम यहाँ पर एम्फीमिक्सिस भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड फ्यूजन ऑफ, ये नॉर्मल फर्टिलाइजेशन है, नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, नॉर्मल प्रोसेस है। कभी कभी क्या होता है, ये एम्ब्रियो जो मैंने कहा, एम्ब्रियो नॉर्मली कहाँ से बनता है? जाइगोट से। यानी इन नॉर्मल, आप इस तरह देखो, इन नॉर्मल केसेस एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड फ्रॉम जाइगोट, एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड फ्रॉम जाइगोट। कभी कभी क्या होता है, ये न्यूक्लियस या ये इंटीग्यूमेंट ये फर्टिलाइज होते हैं, इनके साथ स्पर्म मिलता है, तो ये भी एम्ब्रियो बनाते हैं। आपको समझाई मेरी बात? कभी कभी क्या होता है, एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड फ्रॉम दिस इंटीग्यूमेंट, एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड फ्रॉम दिस न्यूक्लियस। क्लियर? तो जब ये प्रोसेस, यहाँ तो गैमेट्स नहीं बने, यहाँ तो गैमेट्स फ्यूज नहीं हुए, विदाउट, हम कहेंगे विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर आप पॉइंट देखो, विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन embryos are produced, embryos are produced, and sometimes embryos are produced without fertilization। कभी कभी क्या होता है, ये एम्ब्रियो जो बनते हैं ये विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी यहाँ पर न एग का रोल होता है, यहाँ पर न स्पर्म का रोल होता है, बल्कि यहाँ पर एम्ब्रियो बनता है, कभी इंटीग्यूमेंट से बनता है, कभी न्यूक्लियस से बनता है। तो उस प्रोसेस को हम एपोमिक्सिस कहते हैं। क्लियर? यानी एपोमिक्सिस। तो यहाँ पर अब सीड भी बनेगा, है ना, जब एम्ब्रियो बना सीड में, जब सीड बनेगा एम्ब्रियो बनेगा विदाउट फर्टिलाइजेशन, सो दैट प्रोसेस कॉल्ड एज एपोमिक्स। आप ये लिखो, द एपोमिक्सिस इज अ प्रोसेस विच रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो और सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो इसको हम एपोमिक्सिस कहते हैं। विदाउट, मिक्सिस मीन्स मिक्सिंग ऑफ गैमेट्स, विदाउट मिक्सिंग ऑफ गैमेट, विदाउट फर्टिलाइजेशन, सो दैट इज कॉल्ड एज एपोमिक्सिस। तो जब एपोमिक्सिस होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर यह भी केस हो सकता है मोर देन वन एम्ब्रियो विल बी फॉर्म्ड, है ना। एक तो अंदर जिस एग में बनेगा एम्ब्रियो, तो एक से ज़्यादा अब एम्ब्रियो बनेंगे, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज पॉलीएम्ब्रियोनी। आप देखो, द पॉलीएम्ब्रियोनी इज अ प्रोसेस, रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो, मोर देन वन एम्ब्रियो को इसे हम पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। तो यहाँ इसको, तो यहाँ पर एम्ब्रियो कहाँ से बनेगी? मैंने कहा यहाँ इंटीग्यूमेंट भी कभी एम्ब्रियो बना सकता है, यहाँ तो कभी न्यूक्लियस भी एम्ब्रियो बना सकता है, सो इसे हम पॉलीएम्ब्रियोनी भी कहते हैं। तो ये एपोमिक्सिस जो होती है, इसके बहुत से तरीके से होते हैं। एक तो मैंने कहा कभी इंटीग्यूमेंट बनाएगा एम्ब्रियो, कभी न्यूक्लियस, तो इसको हम कहते हैं एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। ये आप लिखो, दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एज एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी या एडवेंटिव एपोमिक्सिस भी कह सकते हैं आप, या एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। And when a number of embryos are formed in addition to from normal embryo, so it may be called as adventive embryony. Clear? तो कभी कभी क्या होता है, और एक प्रोसेस एपोमिक्स में आता है, दैट इज कॉल्ड एज एपोगेमी। जो एपोमिक्सिस है, इसको हम फर्दर क्लास पे कहते हैं वेरियस टाइप्स में। एक तो मैंने बताया एडवेंटिव एम्ब्रियोनी,
वन मैंने बताया क्या, एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी, सेकंड इज एपोगेमी। एपोगेमी क्या होता है, मैंने कहा नॉर्मल केसेस में स्पर्म और एग मिलता है एंड दे फॉर्म ज़ाइगोट एंड देन एम्ब्रियो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी स्पोर बनता है, स्पोर विदाउट मियासिस या विदाउट फॉर्मेशन ऑफ दिस गैमेट्स। आपको मालूम है कभी कभी क्या होता है, आप इस तरह लिखो, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिखो आप, स्पोर्स विदाउट मियासिस। विदाउट मियासिस, तो यहाँ मियासिस, क्योंकि स्पोर बनने के लिए मियासिस ज़रूरी है। लेकिन जब डायरेक्टली यहाँ पर देखो, हम अगर पहले मैं ये बताऊँ, प्लांट के या एल्गी में एंजियोस्पर्म्स देयर आर टू स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। वन इज कॉल्ड एज स्पोरोफिटिक, है ना, वन इज कॉल्ड एज स्पोरोफिटिक, सेकंड इज कॉल्ड एज गैमेटोफिटिक। पहले आप ये अंडरस्टैंड करो, वो आसान हो जाएगा समझने में। स्पोरोफिटिक, एक तो प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइट, तो स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होती है, तो इसकी काम है स्पोर्स प्रोड्यूस करना। क्लियर? तो स्पोर्स जो बनते हैं, यहाँ मानो स्पोर्स बने, तो स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं, क्या देते हैं, गैमेटोफाइट, तो दे आर हैप्लॉयड। तो गैमेटोफाइट्स में क्या बनते हैं, सेक्स ऑर्गन्स, स्पर्म एंड एग। तो ये यहाँ पर फ्यूज होते हैं, तो क्या बनाते हैं, जाइगोट। तो जाइगोट क्या देता है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो, तो वो एम्ब्रियो बाद में स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी देता है। नॉर्मल, दिस कॉल्ड एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, नॉर्मल प्रोसेस होती है। पहले मान लो गैमेटोफाइट बना, गैमेटोफाइट में सेक्स ऑर्गन्स बने, चाहे मेल सेक्स ऑर्गन हो या फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो इन गैमेटोफाइट से गैमेट्स बनेंगे, मेल से स्पर्म्स बनेंगे, फीमेल से एग बनेगा, तो उनका फ्यूजन होगा यहाँ पर, दो दे विल फॉर्म जाइगोट। तो जाइगोट में बाद में एम्ब्रियो बना सकता है, तो एम्ब्रियो विल गिव स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट फर्दर इट विल गेट कन्वर्ट इनटू, तो यहाँ पर मियास होगी, क्योंकि यहाँ गैमेटोफाइट बनाना ना, गैमेटोफाइट शुड बी हैप्लॉयड, तो ज़रूरी यहाँ क्या होनी चाहिए, मियासिस। तो यहाँ पर सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे। क्लियर? दिस नॉर्मल अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, नॉर्मल प्रोसेस। कभी कभी क्या होता है, स्पोरोफाइट डायरेक्टली गेट्स कन्वर्टेड टू गैमेटोफाइट विदाउट मियासिस, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ दिस गैमेट्स। यहाँ तो गैमेट्स नहीं बनेंगे, डायरेक्ट विल गिव गैमेटोफाइट। तो मुझे ये बता, जो गैमेटोफाइट यहाँ बनेगा, क्या ये हैप्लॉयड होगा कि डिप्लॉयड होगा ना, डिप्लॉयड। ये तो डिप्लॉयड है 2n। स्पोरोफाइट नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, मियासिस होती है यहाँ पर, फिर मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, है ना, जो पोलन ग्रेन बनता है, एम्ब्रियो सैक बनता है, दे आर हैप्लॉइड्स। मगर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मियासिस होती ही नहीं है, विदाउट फर्टिलाइजेशन होगी, तो इस विल गिव गैमेटोफाइट, सो दिट विल बी डिप्लॉयड। ठीक है? तो कभी कभी क्या होता है, ये गैमेटोफाइट जो है, ये क्या देता है, गैमेट्स, दे आर हैप्लॉइड, उसके बाद फर्टिलाइजेशन। तो कभी कभी ये गैमेट्स नहीं देगा, वापस ही कन्वर्ट डायरेक्टली कहाँ पर, स्पोर, यानी विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट्स। तो ये स्पोरोफाइट जो बना, ये हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉयड? गैमेटोफाइट इस एरिया से हैप्लॉइड। गैमेटोफाइट, ये मत सोच लो, मैंने ऐसे यहाँ कहा, मैंने कहा नॉर्मल केसेस में गैमेटोफाइट तो हैप्लॉइड होता है। अब ये हैप्लॉइड गैमेटोफाइट डायरेक्टली क्या देगा, स्पोरोफाइट। जब ये डायरेक्टली स्पोरोफाइट देगा, तो ये स्पोरोफाइट जो यहाँ पर बनेगा क्या होगा, इट विल बी हैप्लॉइड। तो ये दो फेसेस, सो व्हेन स्पोरोफाइट, आप ये देखो, व्हेन स्पोरोफाइट इज फॉर्म्ड फ्रॉम गैमेटोफाइट विदाउट फॉर्मिंग गैमेट्स एंड मियासिस, विदाउट फॉर्मिंग गैमेट्स एंड मियासिस, it is called as apogamy. It is called as apogamy. आप लोग formation of sporophyte directly from gametophyte. ठीक है? directly from gametophyte. It is called as apogamy. Clear हुआ ये? अगर ऑब्जेक्टिव भी आएगा, आपको आएगा,
आप किस तरह याद रखोगे? एपोगैमी, एपो मीन्स विदाउट, एपोगैमी मीन्स विदाउट दिस फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, क्लियर, या विदाउट दिस मियासिस। अब तो आप यहाँ अपोजिट, कभी कभी बच्चों में क्या होता है, वो यहाँ पर गैमी देखते हैं तो वो सीधा से कहेंगे कि यहाँ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, मैंने यहाँ एपो, यहाँ पर एपो मिक्सिस, एपो मीन्स विदाउट, मिक्सिंग मीन्स मिक्सिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स ऑफ देयर फ्यूजन। यहाँ पर भी आप ये समझो, एपो गैमी विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स विदाउट देयर फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर जो स्पोरोफाइट बनेगा डायरेक्टली फ्रॉम गैमेटोफाइट, इट इज कॉल्ड एज एपोगैमी। मगर कंडीशन तो ये, यहाँ पर जो स्पोरोफाइट बनता है दिस विल बी एन, ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है। द स्पोरोफाइट डायरेक्टली फॉर्म्स फ्रॉम गैमेटोफाइट इज हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। ये क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं आ सकता है, ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो या आपका एंट्रेंस हो, कुछ भी हो। यानी जो स्पोरोफाइट डायरेक्ट, तो एक तो इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, स्पोरोफाइट फॉर्म फ्रॉम गैमेटोफाइट इज हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, क्या जवाब होगा आपको? नहीं, मैंने कहा स्पोरोफाइट फॉर्म फ्रॉम गैमेटोफाइट, देन फिर से मैंने कहा, देखो मैंने कहा आपसे बार बार मैं कहता हूँ, बच्चा वही इंटेलिजेंट होता है, वही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकता है जो टॉपिक को पढ़ने के बाद उस पर क्वेश्चन सेट कर सकता है। आंसर सबको पता होती है ना, मतलब मैं अगर किसी भी कोई क्वेश्चन है वो कुछ ना कुछ बोलेगा भी, एक लाइन दो लाइन नहीं तो कम से कम एक सेंटेंस बता सकता है। क्वेश्चन बनाना, इसीलिए मैंने कहा क्वेश्चन आ गया आपको, फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम गैमेटोफाइट। यहाँ तो डायरेक्टली मैंने नहीं कहा, मैंने सीधी साधी कहा, क्योंकि स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट से बनता ही है ना, मगर यहाँ पर मैंने कहा स्पोरोफाइट फ्रॉम गैमेटो, यहाँ मैंने डायरेक्टली नहीं कहा। सो इट शुड बी केप्ट इन माइंड। सवाल को समझो, तभी मैं कह रहा हूँ कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ोगे ना, चाहे फर्टिलाइजेशन हो, रिप्रोडक्शन हो, कुछ भी हो, पढ़ने के बाद आप इससे गौर से देखो कि एग्जामिनर इस पर किस तरह का क्वेश्चन सेट कर सकता है। तो आपको पढ़ना है ना, आपका रिविजन भी हो गया, तो आपका जो इसमें क्वेश्चन पैटर्न वो भी हो गया, आप इसमें इस पर अपर हैंड होगा इस टॉपिक पर। वो नहीं आपको याद है सारा का सारा जिस पोलन डेवलपमेंट कैसा होता है, फिर ये आप मतलब इस साल का नीट आप पेपर देखा होगा, क्वेश्चन ज़्यादा टिपिकल नहीं थे बायोलॉजी में, मतलब ये थोड़ा ट्विस्ट थे, टाइम कंज्यूमिंग थे, बच्चों को लगा बहुत ही। वे बात यही होती है कि वो टॉपिक को पढ़ने के बाद उस पर क्वेश्चन सेट करना उनको नहीं आता है। लिहाजा मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई टॉपिक पढ़ो ना, तो उसको फिर इस तरह पढ़ो कि आप उस पर क्वेश्चन सेट कर लो, या आप देखो कि अगर एग्जामिनर इसको में से कोई क्वेश्चन निकाल सकता है, किस तरह निकाल सकता है। दैट इज ऑल, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन हुआ डायरेक्टली फ्रॉम गैमेटोफाइट देन इट विल बी हैप्लॉइड, अगर यहाँ पर फ्रॉम गैमेटोफाइट देन इट विल बी डिप्लॉइड, क्लियर? दैट इज कॉल्ड एज एपोगैमी। सेकंड इज एपोस्पोरी। एपोस्पोरी यहाँ क्या है, ये जो गैमेटोफाइट, यहाँ मान लो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट, तो स्पोरोफाइट क्या देता है? गैमेटोफाइट, नॉर्मल केस में गैमेटोफाइट। तो यहाँ क्या होगी? मियासिस, क्योंकि गैमेट्स बनाने के लिए, स्पोर्स बनाने के लिए मियासिस ज़रूरी है ना। मैंने कहा ना कि ये क्वेश्चन पैटर्न जब आता है, कोई किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है, फिर बच्चे कहते कि पेपर टफ आया है, इनको क्वेश्चन अंडरस्टैंड में करने में मुश्किल होता है। मान लो आपको यही क्वेश्चन आ गया, वाई देयर इज़ नीड ऑफ मियासिस फॉर गैमेट फॉर्मेशन और फॉर स्पोर फॉर्मेशन, आपको क्वेश्चन आ गया है, तो क्या जवाब दोगे? देखो, अगर मियासिस गैमेट बनने के लिए नहीं होगी तो गैमेट्स बनेंगे विदाउट मियासिस, वो डिप्लॉयड होंगे कि हैप्लॉयड? वो डिप्लॉयड होंगे। मान लो हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम है, तो नॉर्मल केस में 23 बनता है गैमेट में। मान लो अब मियासिस नहीं होगी तो गैमेट जो बनेगा कितना होगा? 46। मान लो स्पोर में एग तो बनेगा, इसमें भी क्या होगा? 40। जब फर्टिलाइजेशन होगी वहाँ क्या आएगा? 92 आएगा। तो एक स्पर्म, एक सेल में ओनली 46 क्रोमोसोम है। अगर ये हाल हुआ तो क्रोमोसोम नंबर क्या आएगा? व्हाट विल हैपन टू ए सेल? दैट विल गेट बर्स्ट, विल बी नो मोर। सो लिहाजा डिप्लॉयड कंडीशन को मेंटेन करने के लिए, इसको रेस्टोर करने के लिए मियासिस इज नेसेसरी, क्लियर? अब क्या है? स्पोरोफाइट नॉर्मली अंडरगोज मियासिस, फॉर्म्स गैमेटोफाइट। कभी कभी क्या होता है, मियासिस नहीं होती है,
फिर भी ये स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट बना देता है। मैंने आप यहाँ अभी मैंने कहा ये इंटीग्यूमेंट या ये न्यूसिलस ये डिप्लॉयड है ना, इसमें मियासिस नहीं हुई, न्यूसिलस इसके सेल्स क्या हैं, डिप्लॉयड। अगर ये गैमेटोफाइट बनाएंगे तो वो क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। अगर ये एम्ब्रियो भी बनाएगा वो क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। तो इसीलिए मैंने कहा जब ये प्रास नॉर्मल में मैंने कहा कि मियासिस ज़रूरी है तो वो हैप्लॉइड बनेगा। कभी कभी क्या होता है स्पोरोफाइट डायरेक्टली गिव्स गैमेटोफाइट विदाउट अंडरगोइंग मियासिस और गैमेट फॉर्मेशन, सो दैट स्पोरोफाइट विल बी डिप्लॉयड, सो दैट process called as एपोस्पोरी विदाउट स्पोर फॉर्मेशन। आप लिखो एपोस्पोरी, द फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट, formation of gametophyte directly from sporophyte, without meiosis or without formation of gametes or spores, without meiosis or without formation of gametes and spores gives is called as apospory. It is called as apospory. It is called as एपोस्पोरी। क्लियर? तो इसे हम एपोमिक्सिस कहते हैं। इस प्रोसेस को हम चाहे एडवेंटिव एम्ब्रियानी हो, चाहे एपोगैमी हो, चाहे एपोस्पोरी हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बनेंगे, इट्स कॉल्ड एज पॉली एम्ब्रियानी। मगर नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ओनली वन एम्ब्रियो रिमेन्स फंक्शनल। और बहुत से एम्ब्रियो बनेंगे वो तो बाद में डिजेनरेट हो जाएंगे, एक ही एम्ब्रियो फंक्शनल होगा। सो आप लिखो जनरली ओनली वन एम्ब्रियो रिमेन्स फंक्शनल, अदर गेट्स डिजेनरेटेड। ओनली वन एम्ब्रियो रिमेन्स फंक्शनल, अदर गेट्स डिजेनरेटेड। तो यहाँ मैंने कहा सीड है ना, अभी कहा मैंने सीड। तो सीड जब बनता है तो यही वेरी इंपॉर्टेंट, इसी से बाद में प्लांट बनता है। तो जब सीड अच्छा हो प्लांट भी अच्छा हो, है ना। जब सीड के कैरेक्टर्स अच्छे हों तो प्लांट भी, है ना। तो हम इसको फॉलो करते हैं, 2 सीड्स कल्टिवेट किया 2 सीड्स। तो इस वक्त ज़्यादा चर्चा हाइब्रिड सीड्स का है। देखें हाइब्रिड्स बाज़ार में हाइब्रिड सीड्स हैं, आते हैं बनाते हैं, बड़ा अच्छा सा क्राफ्ट होता है। मगर उनमें प्रॉब्लम है, 2 प्रॉब्लम ये आप याद रखो। एक तो दे आर एक्सपेंसिव, वन थिंग दे आर एक्सपेंसिव, कॉस्टली होते हैं, हम खरीद नहीं सकते हैं। जहाँ बार बार कोई गरीब हो वो कहाँ से लाएगा पैसे, नंबर 1। नंबर 2 ये हाइब्रिड सीड अगर हम को शो करेंगे प्लांट बनेगा, इसमें हाइब्रिड कंडीशन जो है नहीं रहती है। 2 प्रॉब्लम है, 1 दे आर एक्सपेंसिव, सेकंड थिंग द सीड, आप लिखो द सीड डज नॉट मेंटेन इट्स हाइब्रिड कैरेक्टर, डज नॉट मेंटेन इट्स हाइब्रिड कैरेक्टर। एक मैंने कहा दे आर एक्सपेंसिव, एक तो मैंने कहा दे आर एक्सपेंसिव, सेकंड मैंने कहा दे डज नॉट मेंटेन हाइब्रिड। तभी तो हमें हर साल हाइब्रिड सीड्स लाने पड़ते हैं उनको जर्मिनेट कराने के लिए, है ना। अगर ये हाइब्रिड, यहाँ मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। अगर डेलिशियस सीड है ना, एप्पल डेलिशियस एप्पल, मेरी तरफ देखो, उसको सीड्स हम ज़मीन में सो करेंगे तो जब प्लांट आएगा उसका फ्रूट डेलिशियस होगा। या अगर मान लो अभी डेलिशियस क्रॉप है ना, वहाँ पर हम इनके सीड्स ले लेंगे, ज़मीन में सो करेंगे, वहाँ पर प्लांट्स बनेंगे, इनसे फ्रूट जब आएगा क्या वो डेलिशियस होगा? वो डेलिशियस नहीं होगा, क्योंकि डेलिशियस ये पॉलिनेटेड क्रॉप है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। अगर इसमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगी तो इसमें हाइब्रिड कंडीशन रहती है, ये मेंटेन नहीं कर सकता है सीड, तभी हमें इसको ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है ना। हम तभी तो हमें, क्योंकि मेंटेन नहीं कर सकता है। तो आप ये काम करो घर में या घर वालों से बताओ, जब हम सीड्स अगर ले लेंगे किन से, एप्पल डेलिशियस से, तो फिर हमको सो करेंगे जर्मिनेशन के लिए, क्या वहाँ से क्रॉप बनेगा वो डेलिशियस होगा कुछ और होगा? वो कहेंगे नहीं वो जंगली होगा, क्योंकि ये हाइब्रिड है, इट डज़ नॉट मेंटेन दिस हाइब्रिड कैरेक्टर। तभी तो इसमें बार बार क्रॉस पॉलिनेशन होती है। तो यहाँ पर सीडों की भी प्रॉब्लम है, दे डू नॉट मेंटेन हाइब्रिड कैरेक्टर, तभी तो हमें हर साल ये सीड्स में, तो इट इज़ देयर ड्रॉबैक। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेक्चुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो अगर कोई टॉपिक मैंने छोड़ दिया है, चाहे डिलिबरेटली या कुछ और तरीके से, या मैं भूल गया, तो आप देखेंगे घर में सारा का सारा टॉपिक चैप्टर, तो वो पिन पॉइंट करेंगे, आंसर करेंगे, तो कल मुझे बताएंगे, वो विल डिस्कस दैट। तो इसके बाद मैं अब ऑब्जेक्टिव सीरीज़ आपके ग्रुप में डालूँगा, चाहे आप परसों कल
तो आप वो करके दीजिए, ठीक है। तो देखिए आप में मतलब कितना आपने पढ़ा है, कितना आपके मेमोराइज है हुआ है, तो वो बाद में देखें। तो आई शुड, क्लास का भी टाइम ओवर हुआ है, आई शुड स्टॉप ओवर हियर। एनी क्वेश्चन, एनी कन्फ्यूजन? तो थैंक यू, लेट अस टुमारो विल टेक ए कॉल जी।